मेरी माँ को पुलिस पकड़ कर ले गई थी क्योंकि उन पर इल्जाम था कि आज से 10 साल पहले जब मेरे बाबा फौत हुए थे, हकीकत में मेरी माँ ने ही अपने आशिक के साथ मिलकर उन्हें मरवा दिया था। फिर एक रोड एक्सीडेंट की शक्ल देकर कहा कि उनका रोड एक्सीडेंट हुआ है। हम दो बहन भाई थे और दोनों ही जवान थे। हमें तो अपनी माँ पर यकीन था कि वो ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि अगर वो ऐसा करती तो दूसरी शादी जरूर करती या फिर अपने आशिक से जरूर मिलती। मैंने अपनी माँ पर भरोसा किया था, मगर हमारे चच्चों को मेरी माँ पर शक था। उनका कहना था कि जब हम पढ़ाई के लिए हॉस्टल में रहते थे, ये तब की बात है जब मेरे बाबा ने मेरी माँ को रंगे हाथों पकड़ा था, और मेरे चच्चा भी इस बात के गवाह थे। और अब उन्होंने ही सारे सबूत इकट्ठे करके पुलिस को दिए थे। मेरी माँ जेल जा चुकी थी क्योंकि अदालत में सारा सच खुलकर सामने आ गया था। मेरी माँ ने भी इतराफ कर लिया था कि उन्होंने एक साजिश के तहत अपने शोहर को मरवाया था। वो किसी अख्तर नामी आदमी को पसंद करने लगी थी और उसके साथ मिलकर ये सब प्लान बनाया था। मगर बाबा के फौत होने के बाद अख्तर ने मेरी माँ को ब्लैकमेल करके उन्हें एक टिश्यू की तरह इस्तेमाल किया और मेरी माँ का सारा जेवर नकदी लेकर फरार हो गया था। आज अख्तर और मेरी माँ दोनों जेल जा चुके थे। उन्होंने ये जुर्म किया था। मुझे अपनी माँ से नफरत हो गई थी। अब मैं उनसे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता था क्योंकि वो मेरे बाप की कातिल थी। मेरी बहन रुखसाना अभी छोटी थी, वो ये सदमा बर्दाश्त ना कर सकी थी। वो बीमार रहने लगी थी। मैं सुबह ऑफिस जाता और शाम को घर आता था, इसलिए मैंने शादी कर ली ताकि मेरी बीवी मेरी छोटी बहन का ख्याल रख सके। मैं ऑफिस से घर आने के बाद सबसे पहले अपनी बहन के पास जाता था। वो माजूर हो चुकी थी, बोलने की कोशिश करती लेकिन ना बोल सकती थी। मैं जैसे ही बहन के पास बैठता तो वो रोना शुरू कर देती। मैं उससे रोने की वजह पूछता तो वो जवाब तो देना चाहती, लेकिन ऐन वक्त पर बीवी आ जाती और वो खामोश हो जाती। मेरी बीवी को पता था कि मैं ऑफिस से घर आने के बाद सीधा बहन के कमरे में जाता था। मुझे देखते ही उसने रोना शुरू कर दिया। मैंने बैग सोफे पर रखा और बेड पर बैठकर नरम लहजे में पूछा, अरे मेरी प्यारी बहन, क्यों रो रही है? क्या किसी ने कुछ कहा है? रुखसाना ने अटक अटक कर बोलने की कोशिश की थी कि भाई, इससे पहले कि वो अपनी बात मुकम्मल करती, ऐन उसी वक्त मेरी बीवी जारा आ गई और रुखसाना की बात अधूरी रह गई। बीवी जारा ने कमरे में दाखिल होते ही मुस्कुराते हुए कहा, आप आ गए आसिम। मुझे पता था रुखसाना के कमरे में होंगे, इसलिए मैं यहाँ आ गई। मैंने जेरे लब मुस्कुराते हुए कहा कि वो तो तुम रोज ही आ जाती हो। जारा भी मुस्कुराई और फिर मेरा हाथ पकड़कर उठाते हुए बोली, अच्छा चलें, मैंने आज आपके लिए बिरयानी बनाई है, पहले वो खा लें वरना ठंडी हो जाएगी। मैंने रुखसाना की तरफ देखा और रुखसाना से पूछा, क्या मेरी बहन ने बिरयानी खा ली है? जारा झट से कहने लगी, हाँ, मैंने आप ही को खिला दी थी। मैंने शुक्र का सांस लिया और जारा के साथ निकलकर अपने कमरे में चला गया। मुझे रुखसाना की बहुत फिक्र थी। मैं सोच रहा था कि किसी अच्छे डॉक्टर से इसका चेकअप और इलाज करवाऊं। जब से अम्मी जेल में गई थी, तब से रुखसाना अम्मी की जुदाई के गहरे सदमे के बायस बिस्तर से जा लगी थी। यहाँ तक कि वो चलने फिरने से भी माजूर हो गई थी। सारा दिन और सारी रात बिस्तर पे पड़ी रहती थी। शादी से पहले मैंने रुखसाना की देखभाल के लिए एक मुलाजमा रखी थी, लेकिन शादी के अगले दिन ही जारा ने उस मुलाजमा को निकाल दिया था कि अब मैं आ गई हूँ, मैं खुद तुम्हारी बहन का ख्याल रखूंगी। मैं उसकी बात से मुतमईन था। जारा एक नेक सीरत और इबादत गुजार लड़की थी। 5 वक्त की नमाज के अलावा वो तहज्जुद भी पढ़ती थी। अक्सर आधी रात को मेरी आंख खुलती तो मैं उसे सहन में जाए नमाज पर बैठे देखा करता था। हमारी शादी तो हो चुकी थी, लेकिन अभी तक हम कंवारे ही थे। जारा ने मुझे अपने करीब नहीं आने दिया था और ना ही हक़्क़े ज़ौजियत अदा करने दिया था। मेरे पूछने पर उसने शर्माते हुए कहा था कि अभी 6 माह तक हम ऐसे ही रहेंगे। ये एक बहुत बड़ा राज है जिसके बारे में मैं बाद में बताऊंगी। क्योंकि मुझे जारा से मोहब्बत थी, इसलिए मैंने उसकी बात मान ली थी। जारा से मेरी शादी एक रिश्ते करवाने वाली आंटी ने करवाई थी। शादी के बाद मुझे जारा से मोहब्बत हो गई थी। मैं खुश था कि मेरी बीवी नेक सीरत और इबादत गुजार थी। ऐसी बीवियां किस्मत वालों को ही मिलती हैं। मुझे अपनी किस्मत पर रश्क आता था। मैं कभी कभार नमाज पढ़ता था। जारा को देखकर मुझे अंदर ही अंदर शर्मिंदगी हुई थी और मैंने भी बाकायदगी से नमाज पढ़ना शुरू कर दी थी। हमारी शादी को 1 माह हो गया था। मुझे तजस्सुस तो था कि आखिर जारा ने मुझे 6 माह खुद से
दूर रहने का क्यों कहा था। एक दफा मैंने उससे पूछने की कोशिश की थी, लेकिन वो टाल देती थी और कहती कि 6 माह गुजरने दे, फिर बताऊंगी। मैं ठंडा सांस भर कर रह जाता था। मेरी बीवी बहुत ही खूबसूरत थी। एक शाम मैं ऑफिस से लेट घर पहुंचा था। इशा होने वाली थी और ज़ारा सहन में जाए नमाज पर बैठी हुई थी और उसके हाथ में तस्बीह थी। वो कुछ पढ़ रही थी। हस्बे मामूल रुखसाना की खैरियत दरियाफ्त करने की गर्ज से मैं उसके कमरे की तरफ जाने लगा तो ज़ारा ने मुझे मना कर दिया। कहने लगी वो सो चुकी है और उसने कहा था कि मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, इसलिए आप उन्हें डिस्टर्ब ना करें। मैंने सर हिलाया और पूछा क्या उसने खाना खा लिया था। जवाब में ज़ारा ने भी सर हिला दिया। मैंने अपने कमरे में पहुंचकर बैग मेज पर रखा और वॉशरूम में घुस गया। 10 मिनट के बाद मैं फ्रेश होकर कमरे में आया और खिड़की से देखा तो ज़ारा बदस्तूर जाए नमाज पर बैठी थी। मुझे बहुत भूख लग रही थी। मैंने ज़ारा से कहा कि मेरे लिए खाना लगा दो। फिर मैं सोफे पर बैठकर खाने का इंतजार करने लगा, लेकिन काफी देर गुजर गई और वो खाना ना लाई तो मैंने खिड़की से झांक कर देखा। ज़ारा अभी तक जाए नमाज पर बैठी थी, यूं जैसे उसने मेरी आवाज ही न सुनी हो। कभी कभार मुझे ज़ारा पर गुस्सा भी आता था। ये बात नहीं है कि मैं उसकी इबादत करने से तंग था, लेकिन उस पर शोहर के हकूक भी तो अदा करना फर्ज था। मैंने एक बार फिर ज़ारा को आवाज दी तो वो उठकर कमरे में चली आई। अरे आप देख नहीं रहे कि मैं इबादत में मसरूफ हूँ? आप खुद जहमत करके भी खाना निकाल सकते हैं। ज़ारा का ये रवैया मुझे अजीब सा लगा था। मुझे उससे ऐसे रवैये की हरगिज तवक्का ना थी। मैंने गुस्सा जब्त करते हुए कहा कि ज़ारा तुम मेरी बीवी हो, मेरी खिदमत करना तुम पर फर्ज है। ये ठीक है तुम इबादत गुजार और नेक हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम शोहर के हकूक फरामोश कर दो। इंसान शादी इसलिए करता है कि ताकि उसे बीवी से सुख चैन मिल सके। जब वो थका हारा घर लौटे तो उसकी बीवी उसके लिए खाना तैयार करके रखे। ज़ारा भी समझ गई थी कि मुझे उसकी बात बुरी लगी थी, इसलिए वो मेरे पास बैठते हुए कहने लगी, अच्छा अच्छा ठीक है, आप नाराज ना हो, मैं खाना ले आती हूँ। मैंने तो वैसे ही कह दिया था। फिर ज़ारा मुझे खाना देने के बाद जाए नमाज पर जाकर बैठ गई थी। उसने कहा था कि मुझे भूख नहीं है, आप खाना खा लें, मुझे जब भूख लगेगी तो मैं खाना खा लूंगी। ज़ारा रात को भी जल्दी सो जाती थी। मैं काफी देर तक जगता रहता था। कभी कभार मुझे ज़ारा का रवैया अजीब लगता था। वो मुझसे बातें भी नहीं करती थी। जैसे ही ईशा की नमाज पढ़ के फारिग होती, 5-10 मिनट बैठती और फिर ये कहते हुए सो जाती कि मैंने तहज्जुद के वक्त उठना है, इसीलिए सो रही हूँ। मैं अकेले फारिग बैठे बैठे बोर हो जाता था और फिर मैं उठकर लॉन में चला जाता और चांदनी रात में टहलकर वक्त गुजारता। फिर मेरी बहन रुखसाना भी इस वक्त सो रही होती थी, इसलिए मैं उसे भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। बिलाखिर मैं थक कर कमरे में गया और सोफे पर लेट कर सो गया। शायद तहज्जुद का ही वक्त था जब आंख खुली थी। ज़ारा बेड पर नहीं थी। मैंने खिड़की से सहन में झांका तो जाए नमाज पर बैठी हुई थी। अगले दिन मैं शाम को ऑफिस से जरा जल्दी घर आ गया था। मेरे पास गेट के ताले की एक्स्ट्रा चाबी हुआ करती थी, इसलिए मैं घंटी बजाने की जहमत नहीं करता था। मोटरसाइकिल सहन में खड़ी करने के बाद मैंने ज़ारा की तलाशी में इधर उधर नजर दौड़ाई कि वो मुझे आज जल्दी आते देखकर खुश होगी, लेकिन शायद वो घर पर ही नहीं थी। वो पड़ोस में गई हुई थी, क्योंकि वो अक्सर पड़ोस में अपनी नई बनने वाली सहेली से मिलने जाती थी। कभी कभार वो भी हमारे घर आती थी। मैं बैग उठाए रुखसाना के कमरे में पहुंच गया। रुखसाना जाग रही थी। मुझे देखते ही उसने रोना शुरू कर दिया। मैंने बैग सोफे पे रखा और प्यार भरे लहजे में कहने लगा, अरे मेरी प्यारी बहन ने क्यों रोना शुरू कर दिया है। रुखसाना की आंखों से आंसू निकल रहे थे। मैंने उसके आंसू साफ किए और उसकी पेशानी पे बोसा दिया। फिर कहने लगा, मत रोया करो मेरी बहन, तुम्हारे आंसू मेरे दिल पर गिरते हैं। मैं तुम्हारे लिए बहुत दुआएं करता हूँ कि अल्लाह पाक तुम्हें जल्द से जल्द सेहतयाब कर दे और तुम अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ। तभी मेरे कानों में दरवाजा खुलने की आवाज आई। मैं समझ गया कि ज़ारा आ गई है। मैं पूरी तरह रुखसाना की तरफ मुतवज्जा था और वो अटकते हुए कहने लगी, भाई मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। मैंने मोहब्बत से कहा कि हाँ हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ। रुखसाना से बोलना मुश्किल हो रहा था। उसने बोलने के लिए दोबारा लब खोले ही थे कि ज़ारा की आमद हो गई। उसने दुपट्टे को स्कार्फ की तरह सर पे लपेटा हुआ था। न सलाम न दुआ। आते ही मुझे देखकर कहने लगी, अरे आसिम आप जल्दी आ गए हैं,
कम से कम आते वक्त एक फोन ही कर देते। मैं तो यही समझती थी कि आप हमेशा की तरह पूरे वक्त पर ही आएंगे, इसलिए मैं पड़ोस में चली गई थी। आए अपने कमरे में चलते हैं। ये कहते ही उसने मुझे बाजू से पकड़कर उठाना चाहा, तो मैंने उसका हाथ हटाते हुए कहा, तुम चलो, मैं जरा रुखसाना की बात सुनकर आता हूँ। मुझे अब महसूस हुआ जैसे मेरी बात सुनकर जारा के चेहरे से हवाइयां उड़ने लगी थीं। उसने रुखसाना से कहा, अरे रुखसाना आपी, आपने मुझे वो बात तो बता दी थी, फिर भाई से क्यों कह रही हैं? परेशान ना हो, मैं आसिफ से कहकर आपको पिज्जा मंगवा देती हूँ। मैं चौंका और मुस्कुराते हुए कहने लगा, अच्छा तो तुम पिज्जा खाना चाहती हो? ठीक है, मैं अभी ऑर्डर कर देता हूँ। मैंने रुखसाना की तरफ देखा तो वो नम आंखों से मुझे देख रही थी। अपने कमरे में पहुंचते ही मैंने एक पिज्जा ऑर्डर किया जो 1 ही घंटे में पहुंच गया था। मैं रुखसाना को पिज्जा खिलाने जा रहा था, लेकिन जारा ने कहा कि आप ही को मैं अपने हाथों से खिलाऊंगी। आप थके हुए आए हैं, इसलिए आराम करें। मुझे खुशी भी थी कि जारा मेरी बहन की बहुत खिदमत करती थी। थोड़ी देर के बाद जारा आ गई और कहने लगी कि मैंने उनको पिज्जा खिला दिया है, अब वो बहुत खुश हैं। वक्त गुजरता रहा, यहाँ तक कि हमारी शादी को 2 माह गुजर गए। इन 2 माह में जारा एक बार भी अपने मेके नहीं गई थी। मैंने उससे पूछा तो कहने लगी, मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकती। मेरी गैर मौजूदगी में भला आपका कौन ख्याल रखेगा? और आप ही तो बिल्कुल अकेली हो जाएंगी, इसलिए जब तक आप ही ठीक हो जाएंगी तो मैं तभी मेके जाऊंगी। जारा की इन्हीं अदाओं और बातों ने मुझे उसका गिरवेदा कर बना दिया था। कुछ दिन के बाद मैंने एक डॉक्टर से रुखसाना के चेकअप के लिए टाइम ले लिया था। जब मैं उसे चेकअप के लिए ले जाने लगा तो जारा भी हमारे साथ ही थी। डॉक्टर ने चेकअप करने के बाद बताया था कि दरअसल गहरे सदमे के बायस जारा की दिमागी और जिस्मानी कुव्वत स्लिप हुई है, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको मेडिसिन दे रहा हूँ, आप इन्हें 1 माह तक बाकायदगी से ये इस्तेमाल करवाएं, ये बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी। मैंने एक मेडिकल स्टोर से मेडिसिन ली और जारा को सख्ती से हिदायत की थी कि वो रुखसाना को रोज मेडिसिन खिलाए। मुझे यकीन था कि जारा कोई कोताही नहीं बरतेगी। वो उसे मेडिसिन वक्त पर खिला रही थी। एक रात तहज्जुद के वक्त मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि जारा सहन में जाए नमाज पर बैठी थी। मैंने दोबारा से सोने की कोशिश की, लेकिन मुझे नींद ना आई। मैं उठकर सहन में चला गया। जारा के हाथ में तस्बीह थी और वो कुछ पढ़ रही थी। उसने मुझे नहीं देखा था। मैंने लॉन में टहलना शुरू किया। अचानक मुझे रुखसाना के कमरे में से कोई चीज गिरने की आवाज सुनाई दी तो मैं चौंक पड़ा। अंधेरे में दौड़कर रुखसाना के कमरे में पहुंचा। मेरी बहन पानी का गिलास उठाना चाह रही थी जो उसके हाथ से फर्श पर गिर गया था। वो पानी पीना चाहती थी। मैंने गिलास उठाकर पहले उसे धोया, फिर पानी भरकर उसे पिलाया। मैंने कमरे की खिड़की खोल दी और रुखसाना के पास बैठ गया। मुझे देखते ही रुखसाना ने फिर रोना शुरू कर दिया। मैंने उसका हाथ अपने हाथों में लिया और प्यार से कहने लगा, मेरी प्यारी बहन, तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगी और अम्मी की यादों को अपने जहन से निकाल दो। रुखसाना ने अपने आंसू साफ किए और कहने लगी, भाई भाभी, मुझे रोज की बात अधूरी ही रह गई थी क्योंकि जारा आ गई थी। शायद उसने मुझे रुखसाना के कमरे में जाते देख लिया था। वो कहने लगी, मैं जब कमरे में गई तो आप नहीं थे। मुझे पता था कि आप बहन के पास ही होंगे, इसलिए मैं यहाँ आ गई। आप टेंशन मत लिया करें, मैं आपकी बहन को वक्त पर मेडिसिन दे रही हूँ। फिर वो रुखसाना से मुखातिब हुई, क्यों रुखसाना आपी, मैं आपको मेडिसिन वक्त पर देती हूँ ना। जवाबन रुखसाना ने हाँ में सर हिला दिया था और मैं मुतमईन हो गया था। मजीद थोड़ी देर रुखसाना के पास बैठने के बाद मैं अपने कमरे में चला गया, जबकि जारा वहीं रह गई कि रुखसाना आपी को वॉशरूम लेकर जाना है। अब तो मैं भी रात को रोजाना 9 बजे सो जाता था। शायद मुझे भी जारा की तरह जल्दी सोने की आदत हो गई थी। सोने से पहले मैं एक गिलास दूध जरूर पीता था और मैंने महसूस किया था कि जैसे ही मैं दूध पीता कुछ देर के बाद मुझे गनूद की तारी हो जाती थी और मैं सो जाता। ना जाने क्यों मुझे अपनी बीवी जारा पर शक हो गया था। मुझे लगा था कि शायद जारा दूध में नशा आवर कोई चीज मिला देती है, जिसे पीने के कुछ देर के बाद मुझे नींद आना शुरू हो जाती है। एक रात जारा मेरे लिए दूध लेने गई तो मैंने चुपके से उसे देखा। उसके हाथ में एक शीशी थी जिसमें नशा आवर दवाई थी। उसने दवाई दूध में डाली और चम्मच से मिक्स करने लगी। मैं जल्दी से वापस कमरे में गया। थोड़ी देर के बाद जारा गिलास लेकर आ गई और कहने लगी, आसिम दूध पी लें।
میں نے کہا کہ زارا ابھی میرا موڈ نہیں ہے، تم اسے فریج میں رکھ دو، میں بعد میں پیوں گا۔ زارا کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا، لیکن اس نے کمال ہوشیاری سے خود کو سنبھالا اور کہنے لگی، پلیز دودھ پی لیں، پھر آپ کو نیند آ گئی تو؟ میں نے مسکراتے ہوئے جواباً کہا کہ پلیز زارا، میرا دل نہیں چاہ رہا، کہہ تو رہا ہوں کہ تم فریج میں رکھ دو، جب مجھے پینا ہوگا تو میں پی لوں گا۔ زارا چند لمحے خاموش رہی اور پھر وہ گلاس فریج میں رکھ آئی اور سو گئی، لیکن میں جانتا تھا وہ سوئی نہیں تھی، وہ جاگ رہی تھی اور شاید دیکھنا چاہتی تھی کہ میں دودھ پیتا ہوں یا نہیں۔ لیکن میرا دماغ الجھ گیا تھا، میں سوچ رہا تھا کہ زارا دودھ میں نشہ کیوں ملا کر دیتی تھی، اس کا کیا مقصد تھا؟ جیسے میری ماں نے میرے باپ کو دھوکہ دیا تھا، کہیں زارا مجھے دھوکہ تو نہیں دے رہی تھی۔ خیر 1 گھنٹے کے بعد میں کچن میں چلا گیا۔ میں نے جاتے ہی جلدی سے گلاس نکالا اور سارا دودھ بیسن میں بہا دیا۔ گلاس دھونے کے بعد میں نے جلدی سے اس میں دودھ ڈالا اور گلاس اٹھا کر کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ میں نے صوفے پر بیٹھ کر دودھ پیا اور گلاس ٹیبل پر رکھ کر سو گیا۔ دراصل میں زارا کو دکھانا چاہتا تھا کہ میں نے دودھ پی لیا ہے تاکہ وہ مطمئن ہو جائے۔ اس کے بعد میں جاگتے ہوئے رات گزارتا رہا تھا۔ تہجد کے وقت میں نے صحن میں جھانکا، وہاں نہ ہی جائے نماز تھی اور نہ ہی زارا۔ یہ دیکھ کر تو میری جان ہی نکل گئی اور ذہن میں طرح طرح کے خیالات ابھرنے لگے۔ میں چپکے سے کمرے سے نکلا اور زارا کو تلاش کرنے لگا۔ زارا تو پورے گھر میں کہیں بھی نہیں تھی، یہاں تک کہ باہر کا دروازہ بھی لاک تھا۔ اچانک میری سماعت میں زارا کی دھیمی آواز پڑی تو میں چونک پڑا۔ چھت سے آئی تھی، میں دبے قدموں سے چلتا ہوا سیڑھیاں چڑھتا گیا۔ آخری سیڑھی پر پہنچ کر میں نے چھپ کر دیکھا تو میرا خون کھول اٹھا۔ زارا چھت پر موجود تھی اور اس کے ساتھ ایک لڑکا تھا۔ زارا کے ہاتھوں میں ایک تھیلا تھا جو وہ اس لڑکے کو دے کر کہنے لگی، میں نے اس میں آدھا زیور ڈال دیا ہے، باقی کا میں کل دے دوں گی۔ لڑکا کہنے لگا، ٹھیک ہے زارا، بس کچھ مہینوں کی بات ہے، عامل نے کہا ہے کہ 6 ماہ پورے ہوتے ہی تمہارا شوہر مر جائے گا، اس کے مرتے ہی ہم دونوں شادی کر لیں گے اور یہاں سے کہیں دور چلے جائیں گے۔ میرا دل چاہا کہ میں ان دونوں کو موت کے گھاٹ اتار دوں، لیکن میں نے ضبط کیا اور سیڑھیاں اتر کر کمرے میں چلا گیا۔ غصے سے میرا جسم کانپ رہا تھا۔ میں تو زارا کو نیک پاک اور عبادت گزار سمجھتا تھا، لیکن وہ تو دھوکے باز نکلی۔ زارا چھت سے اتر کر کمرے میں آئی اور مجھے صوفے پر بیٹھا دیکھ کر پتھر کی مورت بن گئی۔ وہ بمشکل بولی، آپ جاگ رہے ہیں؟ میں نے اس کی بات نظر انداز کی اور سخت لہجے میں پوچھا، کہاں گئی تھی تم؟ وہ بدحواس ہو کر میرے پاس بیٹھی اور کہنے لگی، میں نے کہاں جانا ہے، چھت پر تازہ ہوا کھانے گئی تھی۔ اس کے سفید جھوٹ بولنے پر میں طیش میں آ گیا۔ میں نے اس کے منہ پر ایک تھپڑ مار دیا۔ وہ مجھے حیرت سے تکنے لگی۔ میں نے غصے میں کہا کہ میں نے تمہاری باتیں سن لی ہیں زارا، تم مجھے مروانے کے لیے کالا جادو کروا رہی ہو، سچ سچ بتاؤ تم ایسا کیوں کر رہی ہو؟ اگر تم نے جھوٹ بولا تو میں اسی وقت تمہیں طلاق دے کر اور دھکے مار کر گھر سے نکال دوں گا۔ زارا رو پڑی اور کہنے لگی، ہاں یہ سچ ہے، میں آپ کو مروانا چاہتی ہوں کیونکہ میں آپ کو پسند نہیں کرتی، سلیم کو پسند کرتی ہوں اور اس سے ہی محبت کرتی ہوں اور اسی سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ سلیم سے میری دوستی فیس بک پر ہوئی تھی اور بعد میں ہمیں ایک دوسرے سے محبت ہو گئی تھی۔ میں جانتی تھی کہ اگر میں نے امی کو سلیم کے بارے میں بتایا تو وہ کبھی بھی اس سے شادی میری نہیں کروائیں گی، اس لیے میں نے خاموشی سے آپ سے شادی کی۔ شادی سے پہلے سلیم نے مجھے کہا تھا کہ اس نے کالا جادو کروانے والے عامل سے بات کر لی ہے۔ عامل نے کہا تھا کہ شادی ہونے کے بعد میں اپنے شوہر کو اپنے قریب نہ آنے دوں۔ کالا جادو 6 ماہ کا تھا، 6 ماہ پورے ہوتے ہی تمہارا شوہر مر جائے گا۔ آپ کو خود سے دور رکھنے کے لیے میں نے نیک اور پاک باز ہونے کا ڈرامہ کیا۔ میرا صدمے سے برا حال ہو گیا تھا۔ مجھے بے حد افسوس ہوا تھا کہ میں نے زارا کو کیا سمجھا اور وہ کیا نکلی۔ صبح ہوتے ہی میں اس کے میکے چھوڑ آیا اور اپنی ساس کو ساری بات بتا دی۔ ساتھ ہی میں زارا کو طلاق دینے لگا تھا، لیکن مجھے میری ساس نے روک دیا۔ میں واپس گھر چلا گیا۔ اس روز صدمے کی کیفیت کی وجہ سے میں نے آفس سے چھٹی لی تھی۔ میں رخسانہ کے پاس گیا تو وہ رو پڑی اور کہنے لگی، بھائی میں آپ کو سب بتانا چاہتی تھی کہ زارا بھابی کا کردار اچھا نہیں ہے، وہ آپ کو دھوکہ دے رہی ہیں، وہ میرا ذرا بھی خیال نہیں رکھتی، سارا دن موبائل فون پر کسی سے باتیں کرتی رہتی تھیں۔
اس نے مجھے دھمکی دی تھی کہ اگر تم نے اپنے بھائی کو کچھ بھی بتایا تو میں تمہاری جان لے لوں گی، اسی لیے میں چپ تھی اور ڈر گئی تھی۔ بھائی، مجھے امی کی بہت یاد آتی ہے، تم مجھے امی کے پاس لے جاؤ۔ اس کے بعد میری بہن روتے ہوئے میرے گلے لگ گئی تھی۔ شام کو میری ساس زارا کو لے کر آ گئی تھی۔ زارا بے حد شرمندہ تھی اور مجھ سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ ساس کہنے لگی کہ عاصم بیٹا، زارا بہت شرمندہ ہے اور تم سے معافی مانگنا چاہتی ہے اور اب وہ تمہارے ساتھ آباد رہنا چاہتی ہے۔ جس لڑکے سے شادی کرنے کے لیے اس نے یہ ناٹک کیا تھا وہ بدبخت زیور لے کر فرار ہو گیا ہے، اس کا کچھ بھی پتہ نہیں چل رہا۔ زارا کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ تم سے التجا کرتی ہوں کہ تم زارا کو طلاق نہ دو، اسے ایک موقع دو، یہ سدھر گئی ہے۔ میں نے خالہ ساس کی بات مان لی تھی کیونکہ وہ میری ماں کی جگہ تھی۔ اس واقعے کے بعد زارا واقعی سدھر گئی تھی۔ اس نے نہ صرف میرے حقوق ادا کیے بلکہ میری بہن رخسانہ کا بھی خیال رکھنے لگی تھی۔ میں نے اسے معاف کر کے کھلے دل سے اپنا لیا تھا۔ پھر مجھے بھی احساس ہوا تھا کہ بے شک میری ماں نے میرے باپ کو مارا تھا، وہ مجرم تھی، مگر وہ ہماری ماں تھی۔ میری بہن ماں کی وجہ سے ہی بیمار ہوئی تھی۔ اب میں ہر ہفتے اپنی بہن کو لے کر ماں سے ملنے جاتا تھا۔ وہ ہم سے بہت شرمندہ تھی۔ میں نے ماں کو کچھ نہیں کہا تھا کیونکہ اسے اپنے کیے کی سزا مل رہی تھی۔ میں اور رخسانہ اپنی ماں کا بہت خیال رکھنے لگے۔ میری بہن ہر ہفتے اماں کے لیے بہت سے کھانے بنا کر لے جاتی تھی۔ ہمارا گھر جنت کا نمونہ بن گیا تھا اور میری بیوی زارا کو بھی سمجھ آ گئی تھی کہ حقیقی رشتے جائز تعلقات سے ہی بہترین ہوتے ہیں اور انہی میں ہی سکون ہوتا ہے۔